नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो घड़ी में रात के 8 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर ब्रांड न्यूज शो द इनसाइड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। इनसाइड स्टोरी में बड़ी खबरों की पड़ताल का वक्त हो चला है। पहली इनसाइड स्टोरी साइंटिस्टों की बात की जाएगी और आपको हम बता दें, कोरोना बम, जी हां, कोरोना बम से 80 करोड़ बेदम होंगे क्या, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सियासी रण देखने को मिल रहा है, सवाल उससे जुड़े भी होंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे राहुल से दूरी क्या है मजबूरी, इसके पीछे का सच क्या है, यह हम आपको दिखाएंगे। खबर यह भी बताएंगे आपको कि कोल्ड वॉर में नीतीश कुमार क्यों नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री मोदी जब जो नमामि गंगे मीटिंग करने जा रहे उसमें वो क्यों नहीं शामिल होंगे। इसके अलावा सवाल यह कि क्या केंद्र सरकार की बात नहीं मानेंगे शिंदे, और 8 फीट का कैद खाना, यह बड़ी खबर भी इनसाइड स्टोरी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने हम रखेंगे। तो ये आज की 6 खबरें, लेकिन शुरुआत आज की पहली इनसाइड स्टोरी के साथ, और देखिए रिपोर्ट। शंघाई की तरह सन्नाटे के आगोश में समाई सड़कें हों, वुहान की तरह फिर से बंद दरवाजों के पीछे सिमटी जिंदगी हो, बीजिंग की तरह अस्पतालों से लेकर शमशान तक चीखें और सिसकियां हों, इंसान दर बदर, घर घर, शहर शहर मौत का मंजर। माओ के मुल्क ने दुनिया को एक बार फिर 360 डिग्री घुमाने की तैयारी कर ली है। चीन ने एक बार फिर दुनिया में वायरस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में कोरोना की 5वीं लहर ने दस्तक दे दी है। जापान में 8वीं लहर आ चुकी है। दुनिया में 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस जापान में आए। साउथ कोरिया में 24 घंटे में 25,545 नए मामले आए। दुनिया में अब तक 66 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 11 जनवरी 2020 को चीन के वुहान में 61 साल के बुजुर्ग की मौत दुनिया में कोविड से हुई पहली मौत थी। इसके बाद मौत का सिलसिला बढ़ने लगा और अब तक 66,87,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। लेकिन दुनिया को खौफजदा करने वाली खबर तो अमेरिका से आई है। अमेरिका के महामारी वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी कर दी है कि दुनिया में कोरोना की एक बेहद खतरनाक लहर आने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अगले 3 महीनों के दौरान इस लहर के चलते दुनिया के तमाम देशों में लाखों लोगों की जान जा सकती है। यानी चीन में जिस तरह शवों के ढेर लगे हैं, वैसा ही मंजर दुनिया के कई शहरों में हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका के पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट डॉक्टर एरिक फिगल डिंग ने ट्वीट करके दावा किया। पाबंदियां हटने के बाद चीन के अस्पताल पूरी तरह से ओवरलोड हो गए हैं। अगले 3 महीनों के दौरान ये संक्रमण दुनिया की 10% आबादी और चीन की 60% से अधिक आबादी को अपनी चपेट में ले लेगा। इससे लाखों लोगों के मरने की आशंका है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो सवाल ये कि क्या अमेरिकी वैज्ञानिक के दावे पर यकीन किया जा सकता है? ये जानने के लिए एरिक फिगल को जानिए। डॉक्टर एरिक फिगल डिंग महामारी विशेषज्ञ हैं। 2 साल के दौरान कोरोना वायरस के स्टार एक्सपर्ट के रूप में उभरे। जनवरी 2020 में सबसे पहले महामारी के प्रकोप होने की भविष्यवाणी की थी। अमेरिकी साइंटिस्ट का दावा कि 3 महीने में दुनिया की 10% आबादी चपेट में आएगी। दुनिया की आबादी करीब 800 करोड़ है। 800 करोड़ का 10% 80 करोड़ होता है। यानी अगले 3 महीने में दुनिया के हर शख्स में से एक शख्स कोरोना से संक्रमित होगा। अमेरिकी साइंटिस्ट का दावा है कि सिर्फ चीन ही नहीं, कोरोना का कहर हर मुल्क पर टूटेगा। चीन में कोहरा मचाने वाला BA.7 वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 91 देशों में फैल चुका है। चीन से आने वाली तस्वीरें दुनिया को डरा रही हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2023 में दुनिया को एक बार फिर सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के कहर से गुजरना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और इस खबर की इनसाइड स्टोरी जरा समझते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, ये 80 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। इतने लोगों पर वाकई इनकी जान पर बना, ये क्या इनसाइड जानकारी आपके पास?
देखिए, अंदर की कहानी ये है अखिलेश की, पूरे चीन में इस समय भीषण प्रकोप कोरोना का फैला हुआ है और ये जो खबरें हैं ये वहाँ का जो नेशनल हेल्थ कमीशन है उसके इंटरनल डॉक्यूमेंट से और इस्टेब्लिश हो रही हैं। मैं आपको एक एक शहर बता रहा हूँ जहाँ पर स्थितियाँ खराब हो रही है। झिनजियांग में बात करें 10 लाख केस डेली आ रहे हैं। किंगडाओ में बात करें वहाँ पर 5 से 7 लाख केस डेली आ रहे हैं। गुआंगडो में बात करें वहाँ 3 से 5 लाख केस डेली आ रहे हैं। हालत ये है कि एक ही दिन में 40 मिलियन तक के मामले आ रहे हैं। एक ही दिन में इतनी तेजी से वहां मामले सामने आ रहे हैं और पूरा का पूरा जो हेल्थ सिस्टम है वो उनका क्रैश कर चुका है। उनके पास फार्मास्यूटिकल्स अपनी दवाइयां नहीं है, कोरोना की वैक्सीन उनकी फेल हो चुकी है। जब वहां पर ब्लड इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, लंबी लाइनें क्रीमेटोरियम में लगी हुई हैं, तो आप ये मान लीजिए कि जो स्थिति चीन बताने की कोशिश कर रहा है उसके विपरीत में हालात वहां पर बेहद ही खराब हैं और वहां पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं जो लोगों की, जो अपने परिजनों की लाशों को सुपुर्द खाक करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय इस इनसाइड जानकारी के लिए। तो कोरोना पर डराने वाली भविष्यवाणी के बाद अब बात यूपी की सियासत की कर लेते हैं, जहां शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बहुत गर्मा गया है। ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार की दलीलें हाईकोर्ट ने खारिज कर दी और बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने को कह दिया। इसी पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। अब ट्रिपल इंजन की ये सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रहकर के कार्य करना होगा। यूपी के जिन शहरी निकाय चुनाव को सीएम योगी आदित्यनाथ ट्रिपल इंजन बता रहे थे, उस इंजन ने पटरी पर आने से पहले ही सरकार को बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी आरक्षण के बगैर ही फौरन निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर यूपी सरकार की दलीलों को नहीं माना। शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए यूपी सरकार ने ही आरक्षण तय किया था। अब हाईकोर्ट से ओबीसी आरक्षण रद्द होने के फैसले से यूपी की राजनीति में भारी हलचल मच गई। विपक्ष के नेताओं ने योगी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अखिलेश यादव से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव से लेकर संजय सिंह तक ने सरकार और बीजेपी को आरक्षण रद्द कराने का जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश यादव ने तो कहा कि अब बीजेपी दलित आरक्षण भी छीन लेगी। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। बिना आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कराए ये नगर निकाय चुनाव में जाएंगे तो पूरे के पूरे प्रदेश के पिछड़े और दलित एक होकर के ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा कभी आरक्षण से खिलवाड़ करने की सपने में भी कोशिश नहीं करेंगे। यूपी के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने से योगी सरकार की टेंशन बढ़ना लाजमी है। योगी सरकार ने ही नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी सीटों के आरक्षण तय किए थे, जिनमें कई गड़बड़ियों के आरोप लगे थे और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। यूपी में ओबीसी आबादी चुनाव में एक बड़ा फैक्टर रही है। यूपी में ओबीसी की कुल आबादी करीब 43% है, जिनमें सबसे ज्यादा 10% यादव है, जबकि 5% कुर्मी और 5% मौर्य है। ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी यूपी में चुनावी इंजीनियरिंग भी कर चुकी है और उसके नतीजे भी बीजेपी को अच्छे मिले थे। लेकिन शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार को कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। इसलिए सीएम योगी को बयान जारी करना पड़ा। बोले, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी को आरक्षण देंगे। आरक्षण के बाद ही नगर निकाय कराए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि ओबीसी आरक्षण के चक्कर में सरकार फंस गई। यूपी में कुल नगर निकाय 762 हैं, जिनमें नगर निगम 17, नगर पालिका परिषद 200 और नगर पंचायत 545 है। शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने से योगी सरकार के सामने ऐसी समस्या खड़ी हो गई है, जिस पर मंथन के लिए मीटिंग पर मीटिंग हुई। इतना तो तय है कि बीजेपी ओबीसी आबादी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। लखनऊ से अजय दुबे और संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो इस खबर के पीछे की कहानी क्या है, यानी इनसाइड स्टोरी, आपको बताएंगे। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संजय, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को यह फैसला सूट करता है? अंदर खाने से क्या सूचना है आपके पास?
बिल्कुल अखिलेश, आप बिल्कुल सही निशाना लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चल पड़ा है हाईकोर्ट के फैसले के बाद में, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं और संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी है, इन दोनों की नियुक्ति अभी हाल में ही हुई है और इनके हिसाब से जो सांगठनिक फेरबदल होना था भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, वो अभी तक नहीं हो पाया है। ये माना जा रहा था कि बीजेपी निकाय चुनाव में नई टीम के साथ जाएगी और उस नई टीम की घोषणा नए साल में होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला आया है उससे भारतीय जनता पार्टी के मुफीद इसको माना जा सकता है। और दूसरी तक जहाँ तक ओबीसी के आरक्षण को लेकर के जो विपक्ष आरोप लगा रहा भारतीय जनता पार्टी पर, निश्चित रूप से बीजेपी ये चाहती है कि वो आरक्षण के साथ ही चुनाव मैदान में जाएगी और उसके लिए आज ए.के. शर्मा जो नगर विकास मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है हम उसको अपनाएंगे और उसी आधार पर आरक्षण को लेकर हम नगर निकाय चुनाव में उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपदा प्रबंधन है उसके भी व्यवस्था कर ली गई है और साथ ही साथ जो सांगठनिक फेरबदल होना था वो भी अखिलेश किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय त्रिपाठी इस जानकारी के लिए आपका। तो यूपी में नया सियासी रण छिड़ा हुआ है, लेकिन 2024 के रण के लिए विपक्ष को एकजुट करने की राहुल गांधी की मुहिम को यूपी में झटका लगा है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के कांग्रेस के ऑफर पर अखिलेश समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां कन्नी काट रही हैं। तो अगर विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा तो इससे 24 के चुनाव में मोदी की राह आसान हो रही है। जोड़ो जोड़ो न अखिलेश यादव आ रहे हैं, न जयंत चौधरी आ रहे हैं, न मायावती की तरफ से कोई रिस्पांस आया। ऐसा लग रहा है यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष को जोड़ने की राहुल गांधी की मुहिम की हवा निकल गई है। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। तो क्या मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की राहुल की मुहिम को ये पहला बड़ा झटका है? क्या ये 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष में फूट का ट्रेलर है? दरअसल 3 जनवरी को राहुल गांधी दिल्ली से अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आगे कूच करने वाले हैं। यात्रा का अगला पड़ाव है यूपी, इसलिए यूपी में एंट्री से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करते दिखे और इसीलिए विपक्ष के तमाम नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा गया। अखिलेश यादव का बयान कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी न्योते के बावजूद शामिल नहीं हो रहे हैं। राहुल के न्योते पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ओम प्रकाश राजभर ने भी गोलमोल जवाब दिया। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? बीजेपी कैसे हटेगी? वैसे भी कांग्रेस के साथ खड़े होकर समाजवादी पार्टी एक बार अपना हाथ जला चुकी है। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल गांधी ने गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी को तब सिर्फ 47 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। कांग्रेस से गठबंधन में अखिलेश को 2012 के मुकाबले 177 सीटों का नुकसान हुआ था। तो यूपी में सबसे बड़े विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की राहुल की यात्रा से जुड़ने में दिलचस्पी ना होने की एक बड़ी वजह तो यही है। न्योता दें चाहे न्योता ना दें, वो सब जुड़े हुए हैं आपस में। भाजपा के खिलाफ सब एक हैं, मोदी जी के खिलाफ एक हैं, हम जानते नहीं, वो हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन चाहे मतलब वह सारे एक हो जाएं, चाहे अलग अलग रहे, लेकिन मोदी जी का डंका बज रहा है, भाजपा का डंका बज रहा है, कमल खिला हुआ है, कमल खिला रहे। वैसे यूपी में राहुल की यात्रा को लेकर विपक्षी पार्टियां एक एक करके जो कन्नी काट रही हैं, उससे विपक्ष की फूट का अंदाजा भी लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे हालात में 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी है। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये बात भी गौर करने वाली है कि ये तमाम पार्टियां कभी ना कभी कांग्रेस के साथ रही हैं, लेकिन अभी अगर वो कन्नी काट रही हैं तो इसका मतलब क्या है? इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, विपक्ष इस यात्रा के साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है? देखिए अखिलेश, सबसे सही बात आप बिल्कुल कह रहे थे कि ये सभी पार्टियां ऐसी हैं, बड़ा दिलचस्प है, जो यूपीए के साथ
कांग्रेस के साथ पहले काम कर चुकी हैं। यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी तो यही सपा यही बसपा उनके साथ सरकार में थी, वही अजीत सिंह उनके साथ सरकार में थे। क्यों इस बार शामिल नहीं हो रहे? देखिए, क्लेवर स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश करने की इन सबों को साथ में ले आएं और टहलते हुए भारत जोड़ो यात्रा में दिखाएं, लेकिन जिस तरह से मैग्नानिमस तरीके से और लार्जर देन लाइफ इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, जैसे प्लेस कांग्रेस पार्टी इसको कर रही है, उसको देखते हुए मेरे सोर्सेज इन तमाम पार्टियों के उनका ये मानना है, वो ये कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके साथ चलते हुए राहुल गांधी के साथ दिखें, क्योंकि अगर वो उनके साथ चलते हुए दिखेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता मान लिया है। और क्लैशेस ऑफ ईगोज आपको अखिलेश अच्छी तरह से मालूम है। ये सभी जो इतने रीजनल नेता हैं, खास करके उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, अखिलेश यादव हो, मायावती हो या फिर कोई और, सभी अपने आप को प्रधानमंत्री मटीरियल मानते हैं। और मैं यहाँ छोटा आपको जल्दी से ये भी बता दूं कि कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने मुझसे कहा था यही बात कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकेगी कौन। जी, बहुत सटीक जानकारी आपने दी आशीष कुमार सिंह, धन्यवाद आपका। तो यूपी में विपक्ष के नेता राहुल से दूरी बना रहे हैं। उधर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी चर्चा में है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में नमामि गंगे को लेकर बैठक करने वाले हैं। कुछ राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद जाने की बजाय डिप्टी सीएम को कोलकाता भेजने का फैसला कर लिया। क्या यह कोल्ड वॉर है या नीतीश का कोई गेम प्लान? सत्ताईस 28 अक्टूबर 2022 गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर। बिहार में गृह विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। 5 दिसंबर 2022 G20 समिट पर सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार की राष्ट्रपति भवन में बुलाई गई मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं गए। 17 दिसंबर 2022 ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक। कोलकाता में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड के सीएम पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार नदारद रहे। जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, नीतीश कुमार वहां से कन्नी काट रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, नीतीश कुमार पीएम मोदी से दूर क्यों भाग रहे हैं? नीतीश की इस बेरुखी के पीछे की कहानी क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में नमामि गंगे पर बैठक में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने सभी उत्तर और पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा है। सूत्रों ने बताया कि ममता इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं, लेकिन नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। नीतीश कुमार इस मीटिंग में अपने डिप्टी तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं। इतने बड़े गंभीर मुद्दे पर भी आप गंभीर नहीं हैं। आप उसको एक इसी तरह एक सामान्य तरह की मीटिंग का समझ रहे हैं और अपने नहीं जाकर करके अपने एक प्रतिनिधि को भेज रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री की मीटिंग से नीतीश नदारद रहेंगे। एनडीए से अलग होने के बाद ऐसे 6 मौके आए जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते थे। इसलिए बीजेपी ही नहीं, एलजेपी भी सवाल पूछ रही है। गंगा की सफाई को लेकर, गंगा की बेहतरी को लेकर, उस क्षेत्र के विकास को लेकर तमाम बातों को आप अपने माध्यम से आप वहाँ पे रख सकते हैं, पर एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप उसका खामियाजा पूरे बिहार और बिहारियों को भुगतने के लिए मजबूर करते हैं, ये गलत है। बीजेपी कह रही है नीतीश पीएम को फेस करने से कतरा रहे हैं। जेडीयू कह रही है मुख्यमंत्री के पास और भी काम है। इसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जा रहे हैं, इसीलिए इसमें जो लोग भी इसे अप्रत्याशित मानते हैं, मैं समझता हूं शायद उन्हें जो सरकारी कामकाज है उसकी समझ नहीं है। लेकिन सवाल बरकरार है, नीतीश कुमार आखिर प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से कन्नी क्यों काट रहे हैं? वजह जो भी हो, लेकिन 2 दिन पहले नीतीश कुमार के बयान से कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, कितना ज्यादा प्रेम के साथ सब कुछ कराते थे, तो हम कभी उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव है और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। वैसे प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की दूरी के पीछे तेजस्वी यादव को प्रमोट करने की मंशा का संकेत भी माना जा रहा है। हाल ही में नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन की अगुवाई करेंगे।
दिल्ली से प्रशांत और पटना से प्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, नीतीश कुमार वो राजनेता हैं जो बिना व्यक्तिगत नफा नुकसान कैलकुलेट किए कोई कदम उठाते नहीं है। तो तेजस्वी की राह वो बना रहे हैं या अपनी कोई राह आसान कर रहे हैं, हमें समझाएंगे प्रकाश कुमार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या है इनसाइड स्टोरी? बिल्कुल अखिलेश, नीतीश कुमार नपे तुले अंदाज में सब काम कर रहा है और निशाने पर 2024 है। जाहिर है कि पहले गृह मंत्री और अब प्रधानमंत्री के सामने तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है वो होंगे। आखिर उनके पीछे में कौन है? खुद नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या वो मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं? क्या ये ट्रेनिंग है उनके लिए कि कैसे बड़े बड़े बैठकों में, बड़ी बड़ी बैठकों में पेश आना है, कैसे अपनी बातों को रखना है? लेकिन ये देखना होगा कि कोई भी काम बिना वोट की राजनीति के नहीं होता है। 2024 में नीतीश कुमार को यादव और मुस्लिम का वोट पूरी तरह से चाहिए। तो जाहिर है तेजस्वी यादव का चेहरा अगर सामने होगा अखिलेश, तो उसका फायदा इनको मिलेगा। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को सामने कर रहे हैं और खुद पीछे रह रहे हैं। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार जल्द ही यात्रा पर निकलने भी वाले हैं। तो ये सब कुछ देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव कैसे पेश आते हैं और क्या कहते हैं। लेकिन इनसाइड स्टोरी यही है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये सामने जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। जो काम पहले कर्नाटक सरकार ने किया, अब वही काम महाराष्ट्र सरकार ने भी कर दिया। दोनों राज्यों के बीच चल रही सीमा विवाद आज फिर से सुलग उठा है। शिंदे सरकार ने कर्नाटक के कुछ इलाकों पर दावा जताते हुए असेंबली से प्रस्ताव पास कर दिया, वो भी तब जबकि केंद्र सरकार के सामने दोनों राज्यों ने ऐसा न करने पर सहमति जताई थी। कर्नाटकातील मराठी भाषिक बेळगाव, कारवार, बिदर, निपाणी, भालकी सह या शहरांसह मराठी भाषिक कर्नाटक के बेलगांव समेत 3 शहरों 865 गावांची इंच जागा इथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह 865 गांव पर महाराष्ट्र ने फिर ठोक दिया है अपना दावा। बाकायदा महाराष्ट्र की विधानसभा में खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने ये प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से प्रस्ताव विधानसभा के सदन से पास हो गया। शिंदे सरकार के इस दाव से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहा सीमा विवाद फिर सुलग उठा है। महाराष्ट्र विधानसभा में पारित प्रस्ताव के मुताबिक कर्नाटक के बेलगांव, कारवार, निपानी शहर और 865 गांव की इंच जमीन महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए सरकार सभी जरूरी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएगी। कर्नाटक के ये इलाके महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं और मराठी भाषी बहुल हैं। शिंदे सरकार ने कहा वो उन लोगों के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा प्रयत्न आपण केले जातील। लेकिन विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके शिंदे सरकार ने यह सीमा विवाद ऐसे वक्त में फिर से भड़का दिया जबकि कर्नाटक में पहले से ही इस पर हंगामा बरपा है। अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए जब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई थी। उनमें से एक बिंदु ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक दोनों में से कोई भी राज्य एक दूसरे के इलाके पर दावा नहीं करेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली में जिन बातों पर रजामंदी हुई थी, ऐसा लगता है कि शिंदे सरकार ने खुद ही वो वादा तोड़ दिया। इस मुद्दे पर शिंदे सरकार उद्धव ठाकरे और दूसरी विपक्षी पार्टियों के भारी दबाव में दिख रही है। आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं ने तो विधानसभा के बाहर मंजीरा बजाकर प्रोटेस्ट किया। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता नहीं, तब तक ये पूरा जो विवादास्पद विभाग है, प्रदेश है, उसको केंद्र शासित किया जाए। लेकिन आज उसका उत्तर दिया गया कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र शासित नहीं हो सकता, जो भी स्थिति है वो जैसे थी होनी चाहिए। तो क्या 2008 में जो स्थिति है और आज 2022 की स्थिति जैसे थी है क्या? नहीं है। सीमा विवाद पर कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में उबाल है। अब शिंदे सरकार के इस फैसले से ये विवाद और भड़कने का अंदेशा है। नागपुर से रौनक कुकड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
जाहिर है आप जानना चाहते होंगे कि आखिर इस खबर के पीछे है क्या, इनसाइड स्टोरी क्या है। आपको बताएंगे। रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। रौनक, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र सरकार का ये मजबूरी का प्रस्ताव है? जी देखिए, कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार का यह मजबूरी का प्रस्ताव है। दरअसल सबसे पहले यानी एक हफ्ते पहले की बात है कि कर्नाटक सरकार ने अपने विधानसभा में पहले प्रस्ताव लाया और जिसमें महाराष्ट्र सरकार के नेता जिस तरह से बयान कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उसका निंदा की और ये भी प्रस्ताव में कहा कि 1 इंच भी जमीन जो है वो महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। और अब उसके बाद जब महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार पर विपक्ष का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, उसके बाद सदन में आज इस तरह का प्रस्ताव लाया गया है कि जो भी विवादित इलाका है और खास तौर से महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर जहां पर मराठी भाषिक लोग रहते हैं, ऐसे 865 गांवों को हर कानूनी सलाह लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट से ये जमीन जो है महाराष्ट्र अपने इलाके में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो उपस्थित होता है वो ये है कि अगले साल कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा इसको देखते हुए कर्नाटक साइड से भी जबरदस्त राजनीति जो है देखने को मिल रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद भी दोनों बीजेपी शासित राज्य भले यहाँ पर शिंदे सरकार में हो, लेकिन बावजूद इसके जो है मामला जो है सुलझता दिख रहा नहीं है। और यही बहुत बहुत शुक्रिया रौनक कुकड़े इस जानकारी के लिए। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के मौसम से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर अगले 5 दिनों का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिन तक दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब में भी घना कोहरा छाया रह सकता है। यानी मौसम के जो हालात हैं अभी और ज्यादा खराब होंगे। अगले 5 दिनों तक घने कोहरे की सूचना मिल रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में यह कोहरा रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से यह चेतावनी जारी कर दी गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।